बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को? लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा, समझे? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सर, किताब बेचने की। वो तो होगी जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर? मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़ के जानना, समझे? बात करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी और उसमें बस 1-2 कश ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है, पूछो। सर, आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसको कुछ ऐसा याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर? आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट का कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट हो जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चले गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है यार, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चले जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। वो लेखक लंगड़ा था, उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अभी 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। लेखक कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक? देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसके हाथ पैर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ये क्या हो रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाजा जो बंद हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर! लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कौन तुम? मैं
यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी की बातें चलती है, पर उन दोनों की बातों की आवाज दरवाजे के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक जोर से चीख सुनाई देती है। ये एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो कि तेज रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह हमारी जिंदगी भागती है। फर्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं रुकती जब तक हमारी सांसें न रुक जाए। युग, जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन डालकर पॉकेट एफएम पर भूतिया कहानी मेघ एक श्राप सुन रहा था। कहानी सुनते हुए ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मजा ले रहा था। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीच चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफेद बादलों ने घेर लिया था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों ने बादलों की सफेद चादर ओढ़ कर रखी हुई हो। उन्हीं बादलों को देखते हुए युग की आंख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले युग की आंख लगी ही थी कि तभी उसे एक एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार बार युग का हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के जस्ट सामने एक बुढ़े का चेहरा था जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। युग सोचने लग जाता है कि पहले तो ये बूढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीटें खाली थी, अचानक कहां से आ गया। अगले ही पल युग खुद ही के इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है और मन ही मन सोचता है, लगता है जब मेरी आंख लग गई थी तभी आकर बैठ गया था। युग गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या हरकत है बाबा। वो बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ करना बेटुआ, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? काम था? आपको मुझसे क्या काम था? वो बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। ये बात सुनकर युग का दिमाग घूमने लग जाता है और वो गुस्से के साथ अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बूढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बेटुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मेहंदी पथार जा रहा हूँ। मतलब तुम भी मेहंदी पथार जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सामने उंगली करते हुए कहता है, मतलब आप भी? हाँ बेटुआ, चलो अब सफर आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है ना तो सफर जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पथार में कहाँ पर जा रहे हो?